तो आपने उनको एंड में कॉल फॉर एक्शन देनी है, ऐसे उसको ब्लैंक आपने नहीं छोड़ देना। अच्छा, काइंड्स ऑफ प्रपोजल, इसकी अकसाम कौन कौन सी है वो मैंने शुरू में आपको बताया। एक तो रिसर्च प्रपोजल होती हैं जो कि एकेडमिक इन नेचर होती हैं, और इसमें आपका पर्पज होता है टू ऑब्टेन ए ग्रांट इन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट, आप कंपनीज वगैरह को अप्रोच करते हैं। और दूसरी है जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट द बिजनेस प्रपोजल। तो बिजनेस प्रपोजल जो है वो रिपोर्ट्स ही की तरह होती हैं, एंड दे कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग एंड फॉर्मल जस्ट लाइक रिपोर्ट्स। ठीक है। लाइक रिपोर्ट्स प्रपोजल्स कैन बी सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड, यानी कि जैसे मैंने आपको ऐड दिखाया है शुरू में, आप ऐड के जवाब में भी प्रपोजल बना के भेजती हैं, और बाद औक़ात आप अनसॉलिसिटेड ऐड नहीं आता लेकिन आपको पता होता है अपने सोर्सेज से, अपने रेफरेंसेस से कि फलां फलां जगह पे मेरी सर्विसेज या मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मार्केट अवेलेबल है। ठीक है। जैसे आप अपवर्क या फाइवर के ऊपर अपनी गिग्स बना के तो अपनी आपको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं उनको मार्केट करती हैं, तो वो अनसॉलिसिटेड होती हैं, लोग उसको देखते हैं, लोग इम्प्रेस होते हैं, और जाहिर है जिसको जरूरत होती है वो फिर आपसे कांटेक्ट करता है। अच्छा, जहां तक सॉलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल हैं, यू मे हैव मेनी कॉम्पिटिटर्स बिडिंग फॉर द सेम कॉन्ट्रैक्ट, whenever possible use the same words and outline the agency has in its guideline। यानी जब आप प्रपोजल को डिफाइन करती हैं, आप प्रॉब्लम को डिफाइन करती हैं और आप सोल्यूशन बताती हैं, तो उसमें कोशिश करें कि जो स्कोप ऑफ वर्क आपको मिला है, जो स्कोप ऑफ वर्क आपको मिला है, आप उसके ऊपर फोकस करें और वही अल्फाज और वही चीज़ें आप उसके अंदर ऐड ऑन करें जो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसके अंदर लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपर गो थ्रू किया है उस एडवर्टीजमेंट को या उस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को। अच्छा, पार्ट्स ऑफ द प्रपोजल कौन कौन से होते हैं, ये ज़रा समझने वाली चीज़ है। जैसे हमने रिपोर्ट्स के पार्ट्स की बात की, हम लॉन्ग प्रपोजल और एक फॉर्मल प्रपोजल की बात कर रहे हैं। टाइटल पेज होता है सबसे मेन पेज, वी ऑल अंडरस्टैंड, एग्जेक्टिव समरी, एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस। ये जो जब आप प्रपोजल लिख लेते हैं तो इसके एंड में आप फिर इसको लिखती हैं जिसमें आप मुख्तसरन अपने प्रपोजल के सेलियंट पॉइंट्स बयान करती हैं। ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप उनसे एग्रीमेंट करना चाहती हैं आप उसके ड्राफ्ट साथ में लगा सकती हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, पर्पस, प्रॉब्लम क्या है, स्कोप, ये आपको जो मिलता है वहाँ से डॉक्यूमेंट वो आपका स्कोप होता है। आप अपनी प्रोजेक्ट टीम के बारे में बता सकती हैं, उसके अंदर आप अपने बैकग्राउंड के बारे में डिटेल बता सकती हैं, क्योंकि जो लेटर है उसमें तो मुख्तसर आप बताएंगी, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में आप उनको बताएंगी। प्रोसीजर्स क्या क्या आप अडॉप्ट करेंगी, आपके पास इक्विपमेंट और फैसिलिटीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं उस काम को मुकम्मल पहुंचाने के लिए। पर्सनल, आपके पास लोग कौन कौन से हैं और उनकी एक्सपर्टीज क्या है, ये आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर अपना एक एज डेवलप कर रही हैं। बजट, कितना बजट आपको अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड होगा उस काम को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें आके जो एंड होती हैं, क्योंकि एक्सपर्टीज तो ऑलमोस्ट हर एक के पास सिमिलर ही होती है जो भी मार्केट में बैठे काम कर रहे होते हैं। मेन चीज़ होती है बजट। अगर आप एक अनरियलिस्टिक बजट देती हैं, आपने कम बजट उनको दे दिया जस्ट दैट यू शुड बी सिलेक्टेड, और आप उसमें काम नहीं कर पाती, तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है कि वो तमाम रेलिवेंट कंपनीज को या जो भी उनका प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन है उसका एक लेटर लिख देंगे कि जी फलां कंपनी या फलां शख्स ने बिडिंग दी थी और हमने एक्सेप्ट कर ली, और उसके बाद उसने रिफ्यूज़ कर दिया या उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। तो क्रेडिबिलिटी ख़राब का मतलब ये होता है कि फिर आपको उस मार्केट में काम नहीं मिलेगा। तो ब्लैक लिस्ट का ये मतलब होता है। अपेंडाइसिस क्या होता है, अपेंडिक्सिस वगैरह, एडिशनल इंफॉर्मेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, जो भी आप उसके बारे में, अपनी इक्विपमेंट के बारे में, अपने लोगों की बायोग्राफी और ब्रीफ प्रोफाइल के बारे में चीज़ें ऐड करेंगी, वो एंड में जाकर लगे। दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द मेन रिपोर्ट बट दैट विल कम एट द एंड ऑफ योर प्रपोजल। अच्छा, ये थोड़ा सा मजीद नोट्स की शक्ल में आपको मिल जाएंगे कि टाइटल पेज क्या है, इट इज़ सिमिलर टू आइदर ए शॉर्ट और ए लॉन्ग रिपोर्ट। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, टाइटल, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द पर्सन और कंपनी टू होम द प्रपोजल इज सबमिटेड, और द पर्सन हु इज सबमिटिंग द प्रपोजल एंड डेट आप उसमें लिखती हैं। क्योंकि जब आप बजट करेंगी और आपको पता है कि मार्केट में डॉलर और ये चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, तो आप कहेंगे कि मेरे रेट जो हैं वो 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए रेलिवेंट है, अगर आप इसके बाद मुझे काम के लिए बुलाती हैं तो
मुझे फिर रीबजटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है अपने आप को अपने लॉस तो नहीं करना। एग्जेक्टिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट सिनॉप्सिस से क्या मुराद है? इट इज even brief proposal should have an executive summary because you will be competing with others for the same opportunity. Some evaluators will initially read only the executive summary. They will not go through the entire document. They will only read the executive summary, and then they will get an overview of your bidding. Now, this summary speaks for the complete proposal. It should summarize how objectives will be met and what procedures will be followed. ठीक है, कि आप ऑब्जेक्टिव को कैसे मीट करेंगे। जो मैंने आपसे कहा, स्ट्रेटजीज की बात होगी, आपके मेथड्स की बात होगी, एंड व्हाट प्रोसीजर्स विल बी फॉलोड, और आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बजट फिगर्स आर फ्रीक्वेंटली ओमिटेड हेयर बिकॉज प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट्स में रिसीव बाय डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंपनी भी नहीं चाहेगी कि वो तमाम लोगों को वो एब्स्ट्रैक्ट का जो एक पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करके और बजट के बारे में भी बता दें, क्योंकि कंपनी का कोई भी शख्स वो बजट के बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है और कोई दूसरा शख्स वहाँ पे लो क्वालिटी और लो अमाउंट के साथ बिड कर सकता है। ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट इन लॉन्ग प्रपोजल, अ ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट में बी इंसर्टेड आफ्टर एग्जेक्टिव समरी। Such an early presentation gives an immediate overview including financial information के बारे में। Table of contents क्या है? Brief proposals usually do not require a table of contents. Long proposals do require as well as a list of tables, figures and illustrations। यानी कि अगर आप उसमें कोई tables डाल रही हैं, comparison डाल रही हैं, फिगर्स वगैरह आपने कोई बनानी है, आपने कोई डायग्राम्स वगैरह देने हैं, इलस्ट्रेशंस वगैरह आपने उसमें शो करनी है, तो आप वो सारी अपने लिस्ट ऑफ टेबल्स के अंदर मेंशन करेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पर्पस लिखेंगे अपना, कि व्हाई यू आर बिडिंग अगेंस्ट द आरईपी, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। यू शुड राइट एन इंट्रोडक्शन एज इफ यू आर अप्रोचिंग अ नॉन स्पेशलिस्ट। इसका मतलब यह है कि आपने बड़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताना है कि मेरा मकसद प्रपोजल का क्या है। योर पर्पज इज ऑफन स्टेटेड इन द इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक है, टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो इन्फिनेटिव कहलाता है। अब ये एग्जांपल भी देख रहे हैं इसकी। पर्पस क्या है ये देखें बुलेट पॉइंट्स में। टू रिकमेंड ए फॉर्मेट फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रिपोर्ट्स के लिए उनको एक फॉर्मेट चाहिए। नई नई कंपनी बनी है, उसके लिए हो सकता है कि वो किसी मार्केट एक्सपर्ट्स की, रिपोर्ट राइटर्स की सर्विसेज उनको रिक्वायर्ड होती हैं। अपवर्क के ऊपर आपको काफ़ी इस किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। टू बिड ऑन सप्लाइंग 40 एयरक्राफ्ट इंजन टू एविएशन सप्लाईज कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल, एक एयरक्राफ्ट एविएशन कंपनी है, उनको 40 एयरक्राफ्ट चाहिए, कमर्शियल कंपनी है, तो उसके लिए आपने बिड करना है। तो आप इस किस्म की अपनी लैंग्वेज स्टार्ट में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लंबा पैराग्राफ नहीं होगा। या आप लिख सकते हैं कि टू बी द प्रिंटर फॉर द एनुअल कॉलेज मैगजीन। आप पब्लिशर हैं, आप प्रिंटर हैं, आप अपनी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं कॉलेज एनुअल मैगजीन के लिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? फिर आप प्रॉब्लम लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। शो क्लियरली दैट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इफ पर्टिनेंट, यानी कि अगर रेलिवेंट है तो मेंशन डिफिकल्टीज दैट मे बी इनकाउंटर्ड एंड कंसीडर हाउ यू प्रपोज टू ओवरकम देम। अगर कोई बहुत ही मुश्किल सा डिफिकल्ट टास्क है, आपको बाहर से कुछ चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, कोई इक्विपमेंट मंगवाना पड़ता है, तो आप ये बता सकती हैं अपने प्रॉब्लम के अंदर कि ये चीज़ें मुझे चाइना से या जर्मनी से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी और इसमें डिले भी हो सकते हैं और उसमें डॉलर फ्लक्चुएशन भी हैं और प्राइस भी फ्लक्चुएट हो सकती है। अच्छा, स्कोप फिर आप लिखेंगे। स्कोप में क्या होगा? इफ योर प्रपोजल इज फॉर द सर्विस और इक्विपमेंट यू आर सेलिंग, इन व्हाट एरिया विल इट सर्व द प्रोस्पेक्टिव बायर, डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ योर प्रोजेक्ट। यानी कि जो उन्होंने स्कोप ऑफ वर्क आपको दिया हुआ है और आप उसको मीट करेंगी, तो वो उनकी किस किस एरिया में कैसे कैसे हेल्प करेगा, वो एरिया आपको ऑलरेडी तब पता चलेगा जब आप उनसे वो डॉक्यूमेंट खरीदेंगी। उसके अंदर वो स्कोप ऑफ वर्क लिखते हैं। फिर आप अपने प्रोजेक्ट टीम के बारे में बताएंगे कि इवन इन शॉर्ट रिपोर्ट सम प्रपोजल इंक्लूड अ लिस्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स हु विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग का काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप अपनी टीम के बारे में बताएंगे, इंक्लूडिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, यानी वो किससे रब्ता करेंगे। इन लॉन्ग प्रपोजल सच इंफॉर्मेशन इज अ मस्ट इंक्लूडिंग अ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ ईच इंडिविजुअल, जो मैंने पहले आपको बताया। बैकग्राउंड में क्या आएगा? इफ योर प्रपोजल इज शॉर्ट द बैकग्राउंड में बी ओमिटेड। लेकिन लॉन्ग प्रपोजल में आपको बैकग्राउंड देना पड़ेगा और इसमें आपको ये 3 एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेंगी। नंबर 1 पे क्या है कि प्रीवियस वर्क कंप्लीटेड ऑन आइडेंटिकल और रिलेटेड प्रोजेक्ट। माजी में आपने
जो इसी से मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उनका हवाला देना पड़ेगा। पॉसिबली लिटरेचर रिव्यू ऑन द सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली इवेल्युएशन ऑफ देम। यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू से क्या मुराद है? लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये है कि जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उस प्रोजेक्ट के हवाले से, और पहले जो काम हो चुके हैं आप उसको कैसे बेहतर कर सकती हैं। आप ज़ाहिर है पुरानी चीज़ों को गो थ्रू करेंगी तो आपको एक आइडिया होगा, तो उसमें फिर आप अपने पॉइंट्स दे सकती हैं। स्टेटमेंट शोइंग हाउ योर प्रपोजल विल बिल्ड ऑन द ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट एंड रिसर्च। अगर ऑलरेडी कोई काम है वो इनकम्प्लीट है, आपने इसको मुकम्मल करना है, ठीक है। जैसे लैब इक्विपमेंट है तो उन्हें 40 पीसीस चाहिए, तो 30 एक्वायर किए हैं, तो 10 उन्हें मजीद चाहिए, तो फिर आप उन्हें बताएंगे स्पेसिफिकेशन तमाम चीज़ के हवाले से। प्रोसीजर्स, इसमें क्या होगा? इसमें हेयर यू विल ब्रीफली स्टेट विदाउट एग्जेजरेशन हाउ यू विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ योर रीडर। रीडर से मुराद क्या है? जिसने एडवर्टाइज किया हुआ है, एचआर होगा या जो भी कंपनी हेड वगैरह होगा। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज में क्या होगा कि स्टेट व्हाट इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज यू ऑलरेडी हैव फॉर यूज एंड अश्योर दैट यू कैन गेट द रेस्ट। ये लंबे और लॉन्ग प्रोजेक्ट के हवाले से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं। पर्सनल के बारे में जब आपने मेंशन करना तो उसमें आप फिर आप बताएंगी कि ठीक है, इसमें देयर आर टू टॉपिक्स दैट शुड बी एड्रेस, द पर्सनल अरेंजमेंट्स एंड द कंपनी एरियाज इन्वॉल्व एंड देयर इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन। कि कौन कौन से लोग आपको रिक्वायर्ड होंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वो आपके पास अवेलेबल हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे उनको अरेंज करेंगी। एक्सप्रेस इन कंप्लीट बायोग्राफिक फॉर्म, ये आप इसको एंड में डिटेल लगा सकती हैं और प्रपोजल में मेंशन कर सकती हैं कि बायोग्राफी इज अटैच इन दी अपेंडिसेस ABCD, जो भी अपेंडिस आप लगाएंगी। इंक्लूड आल्सो द परसेंटेज ऑफ टाइम दैट पर्सन विल डिवोट टू द प्रोजेक्ट। ये बहुत डेप्थ के अंदर चले जाते हैं कि आप ये भी बता सकती हैं जब आप मल्टीनेशनल लेवल के ऊपर बिडिंग कर रही हैं कि ये हर बंदा कितने परसेंट काम वो करेगा उसके अंदर। बजट मेन पार्ट, इट इज कस्टमरी टू इंक्लूड अ बजट जस्टिफिकेशन। आपको बजट जस्टिफिकेशन का एक सेक्शन अलग से देना पड़ेगा। स्टेटिंग इन पैराग्राफ फॉर्म ऑफ फर्दर रैशनल फॉर योर फाइनेंशियल फिगर्स, और उसमें आप जस्टिफाई करेंगे कि अगर आपने 1 मिलियन 2 मिलियन या 3 मिलियन को एंटिसिपेट किया है तो किस बेसिस के ऊपर आपने एंटिसिपेट किया है। अपेंडिसेस में जैसे मैंने शुरू में कहा विजुअल्स आ जाएंगे, मैप्स आ जाएंगे, ग्राफ्स आ जाएंगे, और कोई और लेटर ऑफ सपोर्ट के आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मिले हुए हैं प्रीवियस प्रोजेक्ट की वजह से, तो आप वो भी लगा सकती हैं। एंडोर्समेंट वगैरह आप उसमें ऐड कर सकती हैं। अच्छा, ये 5 पॉइंट है जो आपको प्रपोजल प्रिपेयर करते हुए ध्यान में रखने चाहिए। पहली बात ये कि बी ए रियलिस्टिक एज टू व्हाट यू कैन अकम्प्लिश। आप ओवर कमिट ना करें, ओ अवॉइड ओवर एक्सटेंडिंग योर कैपेबिलिटीज एंड दोज ऑफ योर कंपनीज, क्योंकि अगर आप वो मीट नहीं कर पाएंगी तो रिप्यूट डैमेज होगी। बी स्पेसिफिक एज टू द मेथड ऑफ मीटिंग ऑल गोल्स। आपने हर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, उसका क्या तरीका होगा, वो आपने लिस्ट डाउन प्रॉपरली करना है। एंड यू हैव टू बी प्रिसाइज विद द टाइम शेड्यूल, टाइम लाइन आपको देनी होगी उसमें। बी क्लियर एज टू हाउ यू विल इवेल्युएट योर वर्क प्रोडक्शन और प्रोडक्ट, यानी कि जो भी आप काम करेंगे आप खुद उसकी कैसे इवेल्युएशन करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होगी आपकी, बेसिकली यहाँ पे सवाल है क्वालिटी एश्योरेंस का। अच्छा, बी एग्जैक्ट टू द स्कोप व्हाट यू विल डू एंड व्हाट यू विल नॉट डू। अगर कुछ ऐसी चीज़ें उस स्कोप ऑफ वर्क में आपको दी जाती हैं जो आपकी एक्सपर्टीज से ताल्लुक नहीं है, तो आप उसको पहले ही बता दें अपनी प्रपोजल में, आई विल डू दीज थिंग्स एंड आई विल नॉट डू दीज थिंग्स, ताकि बाद में कोई मसले मसाइल ना हो। अच्छा, फैक्ट बुक एक चीज़ है। फैक्ट बुक इज द टर्म दैट accompanies some proposal. It is a collection of evidence basically. It is also now possible with the ever increasing number of software to use color graphics and photographs in the proposal. यानी कि अगर आप कोई फोटोग्राफ और चीज़ें ग्राफिक लगाते हैं तो आप कलर लगाएं ताकि विजुअली वो अपीलिंग हो। और फैक्ट बुक से मुराद ये है कि आपने जो जो प्रीवियस काम किए हुए आप उसके रेफरेंसेस कोट करें वहाँ पे। अच्छा, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ये काफ़ी नहीं है। इसके साथ आपको टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स जो है that can lead to a successful proposal presentation, and I think that Norma is already very much expert in this graphical representation of the things. Interesting data is a mixture of substance, statistics and design. हमेशा याद रखें कि जो आप डेटा प्रपोजल लिख रही हैं, जो चीज़ भी आप कहीं पे सबमिट कर रही हैं सेलिंग के लिए, सेल्स पिच आप बना रही हैं अपनी, उसमें एक तो आपका कंटेंट काउंट करता है, दूसरा आपकी स्टैटिस्टिक्स नंबर गेम वो काउंट करती है, और तीसरा
विजुअली अपीलिंग वो चीज़ कितनी है, कलर वगैरह का इस्तेमाल आपने कितना डिसेंट और कितना अच्छा वहाँ पे किया हुआ है। अच्छा, अब शॉर्ट प्रपोजल देख लेते हैं। लॉन्ग प्रपोजल की हमने सारी चीज़ें देख ली है। अब शॉर्ट प्रपोजल के जो हिस्से हैं उसमें लेटर ऑफ ट्रांसमिटल होता है। वी हैव डिस्कस दिस लेटर नंबर ऑफ टाइम। ये वो लेटर होता है जो आप एक फॉर्मल और लॉन्ग रिपोर्ट या अपना जो रिज्यूमे है उसके ऊपर आप लगा के भेजती हैं। और इसका हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एग्जेक्टिव समरी भी डिस्कस कर ली, ये भी उसका हिस्सा होती है। और उसके बाद बॉडी ऑफ प्रपोजल विद इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट टीम। और उसके बाद आप स्कोप ऑफ सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट पैकेज ये आप उसके अंदर इंक्लूड करती हैं। अच्छा, अब उसकी हेडिंग कौन कौन सी होंगी। अभी हम उसी फॉर्मल लॉन्ग रिपोर्ट की बात करें। एक जनरल प्रपोजल हम बना रहे हैं तो उसमें प्रीफेक्टरी यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होंगे। अब पहले हमने इसको ओवरऑल डिस्कस किया, अब उसको सेक्शन वाइज डिस्कस करने लगे हैं कि जी सेक्शन कौन कौन से होंगे। तो पहले सेक्शन आपका प्रीफेक्टरी पार्ट्स का होगा जिसमें टाइटल पेज होगा। यह है कि आपकी चेक ऑफ लिस्ट भी है, यानी कि जब आप कोई प्रपोजल बनाने लगे तो इसको सामने रख लें और देख लें कि क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड कर दी हैं उसके अंदर। टाइटल पेज होगा, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, लिस्ट ऑफ टेबल्स फिगर्स है, एग्जेक्टिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट है। और रिपोर्ट्स के अंदर हमने देखा था कि जब रिपोर्ट ऑर्डर की जाती है तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी लगाया जाता है आपको कि व्हाट इज योर अथॉरिटी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट। अच्छा, बॉडी ऑफ प्रपोजल क्या है। इसमें आप इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, नीड, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, पर्पस ये चीज़ें डिस्कस करती हैं। फिर आप उसमें डिस्कशन सेक्शन में आ जाती हैं और उसमें प्रोसीजर्स बताती हैं, मेथड्स बताती हैं, सोर्सेज आप बताती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से आप ये चीज़ें हासिल करेंगी। प्लान ऑफ अटैक मतलब हाउ आपका मेथड क्या होगा उसके लिए। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ वहाँ पे आ जाएंगी, टाइमलाइन जैसे बनाते हैं। इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़, प्रोडक्ट्स, पर्सनल क्वालिफिकेशन, इवैल्यूएशन, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट क्या फ़ायदा होगा उनको, बजट ऑफ कॉस्ट, प्राइसेस, टोटल बिड कितने की जाके बनेगी। और तीसरा सेक्शन आपका होगा सप्लीमेंट्री पार्ट जिसमें बजट जस्टिफिकेशन, रेफरेंसेस, टेबल, मैप्स और ग्राफ्स अगर कोई हैं तो वो उसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके एंड में राइटिंग स्टाइल एंड अपेयरेंस के बारे में कि वो कैसी आपकी अपेयरेंस होनी चाहिए प्रपोजल की। अप्लाई ऑल द रूल्स ऑफ राइटिंग इंक्लूडिंग द 7 सीज एंड रिपोर्ट राइटिंग टेक्निक्स। मैंने शुरू में आपको बताया था कि 7 सीज जो हैं, आप कुछ भी आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रही हैं या आप राइटिंग में भले एक पैराग्राफ ही लिखना है आपने, तो ये 7 सीज आपको हर जगह पे काम आएंगे। और जो हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ राइटिंग और एडिटिंग एंड रिवाइजिंग, स्टिल आई एम ऑब्जर्विंग के बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख रहे होते हैं और उसमें गलतियां होती हैं और ऐसे ही चली जाती हैं। तो एडिटिंग एंड रिवाइजिंग को आप अपने अंदर बिल्ट इन करने की कोशिश करें। उसके बाद क्या आता है जी, अपेरेंट्स थ्रू आउट योर प्रपोजल मेक्स इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल इंप्रेशन। जो आपकी रिपोर्ट देखेगा उसकी क्वालिटी ऑफ पेज क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रिंट क्या है, कलर फोटोग्राफ्स कैसे लगाए हुए हैं, स्पेलिंग वगैरह, बाइंडिंग कितनी अच्छी आपने करवाई हुई है। तो ये इनके नंबर नहीं होते लेकिन ये बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं ये चीज़ें। द प्रपोजल इज अप्रेज्ड इमीडिएटली इन टर्म्स ऑफ, यानी कि जब आपकी प्रपोजल किसी के हाथ में जाती है तो माहिरीन ये कहते हैं कि ये चंद एक पॉइंट्स हैं, ये ध्यान में रखें, इसके बेसिस के ऊपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है। सबसे पहले इसकी जनरल अपीयरेंस आएगी, तो अभी हमने डिस्कस की नीटनेस कितनी साफ है वो। स्पेसिफिक अपीयरेंस ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, मैप, ग्राफ, चार्ट्स। ठीक है, ये चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। अगर आपने ये चीज़ें लगाई हुई हैं तो मेंशन करें, अगर आपने ये चीज़ें नहीं लगाई तो फिर जाहिर है टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये चीज़ें नहीं आएंगी। अच्छा, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टाइल, यानी कि जैसे आप कलर लिख रही हैं तो कहीं पे आपने COLOR लिखा हुआ है, कहीं पे आपने COLOUR लिखा हुआ है। प्रोग्राम कहीं पे आपने PROGRAM लिखा हुआ है, कहीं पे आपने PROGRAMME लिखा हुआ है। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्शन यूज किए हैं, कॉन्ट्रेक्शन यूज नहीं किए, और आपको पता है कि बिजनेस राइटिंग के अंदर कॉन्ट्रेक्शन यूज नहीं होता। तो ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्टाइल है ये भी आपने देखनी है, क्योंकि एक बड़ा बुरा इंप्रेशन रीडर पे जाके पड़ता है। अच्छा, टाइटल जो है, इज इट ग्रैंडियोज, यानी कि बड़ा हैवी टाइटल आपने रखा हुआ है, और डज इट प्रॉपर्ली डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट। तो स्कोप ऑफ वर्क देखेंगे तो उसके मुताबिक आपका टाइटल आपको वहीं से मिल जाएगा। फिर कंप्लीटनेस वो देखते हैं कि सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, जो जो चीज़ें टेबल ऑफ कंटेंट्स में हैं वो सारी आपने लगाई हुई हैं। प्रोफेशनलिज्म, हाउ प्रोफेशनल यू आर, तो ये जब पिछली सारी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे तो उससे आपका प्रोफेशनलिज्म आना सामने हो जाएगा। अच्छा, आप ये भी कर सकती हैं कि जैसे अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, यू कैन हायर द सर्विस ऑफ अ प्रोफेशनल टू प्रिपेयर द कवर, चार्ट्स, ग्राफ्स,
जैसे हम रिसर्च रिपोर्ट्स मास्टर लेवल पे जमा करवाते हैं, तो हम कराची में उर्दू बाजार चले जाते हैं, बंस रोड पे चले जाते हैं, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं जो इसके एक्सपर्टीज होते हैं। द कॉस्ट इज मिनिमल व्हेन यू कंसिडर द रिटर्न। पैसे तो आपके लगते हैं, लेकिन जब वो चीज़ आपके एक्सेप्ट होती हैं और आपको प्रॉफिट उससे गेन होता है, तो ये सारी चीज़ें कंपनसेट हो जाती हैं। नो पेन्स नो गेन्स। डोंट एक्सेप्ट स्लोपी टाइपिंग और आर्ट वर्क, यानी कि अगर आपने किसी से टाइपिंग करवाई है या खुद आपने टाइपिंग की है या जो ग्राफ वगैरह है उससे ऐसे जान छुड़ाने वाला काम किया, तो डोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स योर इमेज विच इज being reflected over there. Writing proposal is persuasive writing. You seek a response, wanting the reader to accept your recommendation. और इसके लिए आपकी लैंग्वेज भी इन्फ्लुएंसिव होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी हर जगह के ऊपर आपने बिल्ड करनी है अपनी। Short proposals do not have as much detail. Here the emphasis on the qualification of the vendor. यानी कि आपकी मेन क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज जो है वो काउंट करती है शॉर्ट प्रपोजल पे, लेकिन लॉन्ग प्रपोजल पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में देना पड़ती हैं। तो दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर कोर्स बिजनेस राइटिंग। तो नाउ ओपन फॉर द क्वेश्चंस। कोई सवाल किसी के जहन में, कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहें? एनीवन? ओके, नो क्वेश्चन, इट्स फाइन, थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। नोट्स अभी आपके पास आ जाएंगे और उसके बाद रिकॉर्डिंग जो ही वो कंप्लीट होती है तो मैं वो भी आपसे हमेशा की तरह लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ वंडरफुल कोर्स फ्रॉम माय साइड। एवरीथिंग इज कंप्लीट। 2 क्लासेस एडिशनल रखी हुई थी, वो इस पर्पज़ के लिए रखी थी, अगर किसी को कोई चीज़ सीखनी है, कोई चीज़ करनी है कोर्स रिलेटेड, तो उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल मैं। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो जस्ट गिव मी अ मैसेज एंड आई विल ट्राई टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।